एक अस्वीकरण। मेरी सभी कहानियाँ सत्य घटनाओं पर आधारित काल्पनिक कहानियाँ हैं तथा इनके सभी पात्र काल्पनिक हैं। इन घटनाओं का तथा इन पात्रों का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। मैं लिज़ी कुमार आज की इस महफ़िल गुफ्तगू में फिर से आपको रूबरू करवाती हूँ एक नए आत्मबोध से। दोस्तों, जब भी हम खाली बैठे होते हैं तो कुछ ऐसा करने का मन करता है जो हमें सुकून दे। पता नहीं क्यों मुझे संगीत से बहुत प्यार है। मैं गाने सुनता हूँ और आजकल मैं एफएम चैनल पर रेडियो जॉकी वृंदावना के प्रोग्राम सुनता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच बताऊँ, एक अलग ही दुनिया में होता हूँ मैं उस वक्त। उनको सुनकर या तो मन बहुत अच्छा हो जाता है या मन दुखी हो जाता है। ये गाने हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखते हैं। जब हम दुखी होते हैं तो गाने के हर बोल हम अपने आप से जोड़ पाते हैं। जब हम खुश होते हैं तब भी उन गानों के हर बोल को हम खुद से जोड़ पाते हैं। कितना खूबसूरत एहसास है ना, क्या रिश्ता होता है हमारा इन गानों से। रेडियो जॉकी वृंदावना को मैं काफ़ी अरसे से मिलना चाह रहा था, उनका एक इंटरव्यू लेना चाहता था। बहुत सारे सवाल थे मेरे जहन में जो मैं उनसे पूछना चाह रहा था। तो आओ दोस्तों, आज की इस महफ़िल गुफ्तगू में आपका स्वागत है। हेलो वृंदावना। हाय समीर, कैसी हो वृंदावना? मैं अच्छी हूँ, आप बताएं। मैं भी अच्छा हूँ वृंदावना, थैंक यू। बैठो वृंदावना। वृंदावना को मैं देख रहा था। वृंदावना बहुत ही चुलबुली और खुश मिजाज शख्सियत लग रही थी मुझे। मैंने पहला सवाल डाला, कौन है वृंदावना? समीर, वृंदावना अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी है और इकलौती होने की वजह से मुझे बोलने का बहुत कम मौका मिलता था समीर। और घर का माहौल कुछ ऐसा था ना कि मम्मी और पापा की बनती नहीं थी। मैं करीब 11 बरस की थी तब मुझे मालूम चला कि जिनको मैं पापा बुलाती हूँ वो मेरे बायोलॉजिकल फादर नहीं हैं। बायोलॉजिकल फादर? यस समीर, मेरे पापा कोई और थे। जिनके साथ मैं रह रही थी वो मेरी मम्मी के सेकंड हस्बैंड थे। और सच बताऊँ, जिस दिन मुझे यह मालूम हुआ उस दिन के बाद से मेरा अपना चैन सुकून सब छिन गया। मैं अपने पापा की खोज में लग गई और आज तक मैं उनको खोज रही हूँ। समीर, मेरी माँ थिएटर की दुनिया से थी और उन्हें कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा उनकी बेटी के कितने नंबर आए, स्पोर्ट्स में क्या कर रही हैं, डिबेट या किसी और कंपटीशन में बेटी क्या कर रही है, उन्हें उससे कोई फ़र्क नहीं था। उन्हें हमेशा एक ही बात की चिंता रहती थी कि मेरी बेटी एक्टिंग कर रही है कि नहीं। उन्हें मुझे स्टेज पर देखना बहुत अच्छा लगता था, तो हमेशा से ही एक प्रेशर मेरे सिर पर बना रहता था कि मुझे एक्टिंग करनी है और मैं इसी में जीती रही। मैं वृंदावना को देख रहा था। वृंदावना कोशिश कर रही थी कि वह अपने आप को बहुत खुश दिखाए, लेकिन कहीं ना कहीं वृंदावना की बातों में कुछ ऐसा छुपा था जिसको मुझे निकालना था। तो वृंदावना, फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं समीर। टूटा परिवार, बिखरे सपने, अपने पिता की खोज, अकेलापन, मायूसी, तन्हाई, यही चीज़ें मेरे साथ थी। पता है समीर, हम सब लोग अलग अलग तरह का मुखौटा पहनते हैं।
हम अपने काम की जगह पर अलग मुखौटा पहनते हैं, एक शादी हो जाने के बाद एक अलग मुखौटा पहनते हैं, जब अपने दोस्तों के साथ होते हैं तब एक अलग मुखौटा पहनते हैं। ये सारी ज़िंदगी हम अपने मुखौटे बदल बदल कर गुजारते हैं। मैंने भी ज़िंदगी के अलग अलग पड़ाव पर और अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग मुखौटे पहने। बचपन की इस खामोशी और इस तन्हाई ने मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझाई, और वह यह थी, जितना ज़्यादा तुम सुनोगे, यानी आपको जितना कम बोलने का मौका मिलेगा उतने ही ज़्यादा आप सुनते हो, और जितना ज़्यादा आप सुनोगे उससे आपको यह समझ में आएगा कि कभी भी कहीं भी ऐਵੇਂ कुछ नहीं बोलना है। जहाँ भी बोलना है सोच समझ कर, बात के अर्थ को समझकर, उसके इम्पैक्ट और उसके असर को समझकर बोलना है। बोलने से पहले ध्यान रखना है। अब आप देखिए, मैं सुन रही थी, मैं एक श्रोता बनी हुई थी। श्रोता से मैं एक परफॉर्मर बनी। धीरे धीरे थिएटर ने मुझे अपनी तरफ आकर्षित किया और मैं थिएटर पर्सन बन गई। बहुत से नाटकों में काम किया। नाटक मेरा जुनून बन गए। नाटक मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा बन गए थे जिसमें मैंने अपने आप को पूर्ण रूप से झोंक दिया था। और फिर वही परफॉर्मर एक रेडियो प्रोफेशनल बन गया। देखिए तो अब आज मैं कहाँ हूँ। आज मैं 1.7 मिलियन लोगों से बात कर रही हूँ। और सच बताऊँ समीर, आज भी मैं तन्हा हूँ। तो वृंदावना, जब आपके दिमाग में इतनी सारी बातें आपके अंदर उथल पुथल मचा रही हैं, तो आप ये रेडियो कैसे मैनेज करती हैं? क्योंकि रेडियो में तो आपको अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट होना होता है। आप इस दिमागी हालत को लेकर आप कैसे कनेक्ट हो पाती हैं? हाँ समीर, होती हूँ ना। वहाँ पर भी एक मुखौटा पहनती हूँ। अपने केबिन में घुसने से पहले मैं अपने हर घाव पर मरहम लगाती हूँ, पट्टियाँ बांधती हूँ, खुद को समझाती हूँ, अपने दिल को एकदम पत्थर बनाकर जमा कर बैठ जाती हूँ, अपने आंसुओं को अपने वश में कर लेती हूँ। तभी मैं अपने श्रोताओं से जुड़ पाती हूँ। समीर, जब हम लोग अपने प्रोग्राम में जब गाने बजाते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि हम जो गाने बजा रहे हैं वह ऑडियंस की पसंद का हो। और इस पसंद और नापसंद को जानने के लिए बहुत रिसर्च वर्क होता है, और फिर वो जो सेलेक्ट किए जाते हैं गाने वह हम लोग बजाते हैं। समीर, इन गानों में एक ख़ास बात होती है। ये गाने हमसे जुड़ जाते हैं। अगर मैं ख़ुद को ऑडियंस की जगह पर रख कर देखूं तो ये गाने हमसे जुड़ जाते हैं। यही गाने हमारा मूड एलिवेट करते हैं, हमें खुश करते हैं, और यही गाने हमको इमोशनली तोड़ भी देते हैं, यानी हमको डिप्रेशन भी देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इस जगह पर मैंने वो शब्द पकड़ा जिसको मैं आज वृंदावना के साथ डिस्कस करने आया था। हाँ, यह वही शब्द है, डिप्रेशन। हमारे देश में डिप्रेशन को लोग डिस्कस नहीं करते। जहाँ डिप्रेशन शब्द की बात आती है लोग बड़े अनईजी हो जाते हैं, अनकंफर्टेबल से हो जाते हैं, बगले झांकने लगते हैं। उस बात में शामिल होने से पहले वो लोग वहाँ से खिसकना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्या है इस शब्द में ऐसा? समाज में इस शब्द को लेकर ऐसा टैबू क्यों है? लोग क्यों नहीं बात करना चाहते? क्यों लोग डिप्रेशन को पागलपन के साथ रिलेट कर देते हैं? डिप्रेशन पागलपन नहीं है। क्या है यह जिससे आज भी हमारा समाज घबराता है? क्या हमें उदास होने का कोई हक नहीं? क्या हमारे लिए यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम हमेशा खुश रहें और खुश ना होते हुए भी लोगों को यह जताएं कि हाँ, मैं सचमुच खुश हूँ?
लेकिन यार हम इंसान हैं ना, हमारे अंदर भावनाएं हैं, हम पत्थर के नहीं हैं। पत्थर भी जब बर्दाश्त से बाहर उसके ऊपर किसी तरह का प्रहार होता है तो पत्थर भी टूटता है। तो फिर ये हार्ड मांस का बना हुआ इंसान क्यों नहीं टूट सकता? यह भी टूटता है, इसको भी दर्द होता है, इसको भी उदासी आती है, यह भी परेशान होता है, यह भी मायूस होता है। क्या किया वृंदावना ने? आगे सुनते हैं। वृंदावना, तुम्हें कैसे मालूम चला कि तुम्हें डिप्रेशन था? समीर, मैं उदास थी, उदासी जाती ही नहीं थी। खामखा में कभी भी कहीं भी मुझे रोना आ जाता था, मेरा एनर्जी लेवल बहुत लो रहता था, मैं बहुत परेशान रहती थी। और मैंने वो उस छोटी सी उम्र में उन साइकोलॉजी की बुक्स में कुछ चीज़ें जो ऐसी पढ़ ली थी वो मुझे हॉन्ट करती थी और वो मुझे बार बार कहती थी कि तुम्हें ये परेशानी है, तुम्हें वो परेशानी है, और मैं इन परेशानियों से जूझ रही थी। फिर मुझे मालूम चला कि जो मेरे बायोलॉजिकल फादर थे उनको भी डिप्रेशन था। तब फिर मेरे अंदर भी आना लाजमी था ना, जेनेटिकली आना था ना ये चीज़। समीर, आई वॉज प्री डिस्पोज टू इट, क्योंकि वो मेरे फादर को भी था। अब बताएं कमाल की बात क्या है समीर? जब मैंने अपने घर पर बताया मैं परेशान हूँ, कुछ दिक्कत है मेरे साथ, मेरी माँ के पास फुर्सत नहीं थी, उन्होंने गौर नहीं किया। मैं पिता तक पहुँची नहीं, वहाँ मुझे ज़रूरत नहीं लगी, और अपने बायोलॉजिकल फादर की तलाश में मैं बढ़ी जा रही थी और इस डिप्रेशन के कुएं में मैं गिरी जा रही थी। फिर क्या हुआ वृंदावना? हाँ समीर, मैंने क्लिनिकल हेल्प ली, मैं डॉक्टर से मिली। ये डॉक्टर्स आपकी तकलीफ़ की लेयर बाय लेयर खबर चाहते हैं, और सच बताएं इन घावों को परत दर परत खोलना और उनको बताना क्या चल रहा है, हाले दिल हाले दिमाग आसान नहीं होता, बहुत तकलीफ़ होती है। और ये कोई गुलाब की पंखुड़ियाँ नहीं होती हैं जो खुलती चली जाती है, ये उन घावों पर लगी हुई पट्टियाँ होती हैं जिनको हम खोल रहे होते हैं, क्योंकि वो घाव हमें उन डॉक्टर्स को दिखाने होते हैं। मेरी सारी बातें सुनने और समझने के बाद उस डॉक्टर ने कहा, वृंदावना, कुछ नहीं है तुम्हें, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। और उसके बाद कुछ समय तक मैंने दवाइयाँ ली। मैं दवाइयों की ग़ुलाम नहीं बनी समीर, और मैं इन दवाइयों से मुक्ति पाना चाहती थी, क्योंकि ये दवाइयाँ मुझे सुन्न कर देती थी। मेरे सुनने की, देखने की, समझने की, खुद को महसूस करने की हर तरह की क्षमता मेरी ख़त्म हो जाती थी। ये दवाइयाँ मुझे सुन्न कर देती थी, और मैं इन दवाइयों के भरोसे अपनी ज़िंदगी जीने को तैयार नहीं थी, तो मैंने दवाइयाँ छोड़ दी। अब समीर, मुझे यह समझ में आ चुका था कि यह और कुछ नहीं, सिर्फ एक केमिकल लोचा है। इट वॉज सिंपली अ केमिकल इम्बैलेंस। केमिकल इम्बैलेंस से पेट में बदहज़मी भी होती है। इट वॉज एज सिंपल एज दैट। बस मैं समझ चुकी थी, अब मुझे मालूम था मुझे आगे क्या करना है। और फिर मैंने अपने चारों तरफ देखना शुरू किया। समीर, इस दौरान एक अच्छी बात भी हुई, मैं NLP में आ गई, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, और मैंने जब इसको पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि मैं खुद से एज अ थर्ड पर्सन होकर मैं बात कर सकती हूँ। और फिर मुझे अपने आप को ठीक करने में NLP का बहुत सहारा मिला। मैं कभी भी कहीं भी किसी भी इस तरह की अवस्था में होती थी तो मैं खुद को उस अवस्था से डिटैच करके, अलग करके, सेपरेट करके मैं अपने आप से सवाल करती थी, और फिर मेरे जवाब खुद से ही आते थे। आज कैसा महसूस करती हैं आप?
बहुत बढ़िया समीर, बहुत बढ़िया। मैं खुश हूँ। ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं, कोई गिले नहीं, कोई शिकवे नहीं। मैं वो वाली ज़िंदगी जी रही हूँ जो शायद मैं हमेशा से जीना चाहती थी, कुछ अपने मन का करना चाहती थी, और वह मैं कर रही हूँ। मेरा सारा बचपन मैंने अपना मुंह बंद कर, अपनी आंखें बंद कर, सिर्फ अपने कान खोल कर रख कर जिया है, एक अजीब सी घुटन थी समीर। और आज मैं जितना चाहे बोल सकती हूँ, आज मैं बोल पाती हूँ। और ये जो मैं बोलती हूँ, इस बोलने में मुझे सुकून मिलता है, मुझे शांति मिलती है। कुछ ऐसा लगता है शायद वो जो मेरे अंदर बगावत भर गई थी उन हालातों की वजह से, उस बगावत को आज मैं किसी अच्छे काम में इस्तेमाल कर पा रही हूँ। ओके, ग्रेट ग्रेट वृंदावना। अब आप मुझे एक बात बताएं, और क्या करना चाहती हैं आप? समीर, मैं हाफ वे होम बनाना चाहती हूँ। हाफ वे होम? हाँ समीर, हाफ वे होम मतलब समाज के वो बच्चे जो टीनेजर्स हैं और जो एडल्टहुड की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वो बच्चे होते हैं जिनको एक तरफ ये कहा जाता है तुम बच्चे हो, बच्चे ही बने रहो, ज़्यादा बड़े मत बनो, ये तुम्हारे बस का नहीं है। या फिर उनसे ये कहा जाता है इतने बड़े हो गए हो कि तुम्हें समझ नहीं है अभी भी, कब तुम्हें समझ आएगी। तो ये वाली जो अवस्था होती है, ये बहुत कन्फ्यूजन वाली अवस्था होती है। समझ नहीं पाते हैं, इन बच्चों को कोई सुनने वाला नहीं होता, इनको कोई समझने वाला नहीं होता। और मैं ऐसे लोगों की मदद करना चाहती हूँ। मैं किसी और को मेरी जी हुई ज़िंदगी जीने नहीं देना चाहती हूँ। मैं ऐसे लोगों की मदद करना चाहती हूँ, चाहे वो मदद मैं अपने NLP के थ्रू करूँ, चाहे मैं उनकी मदद अपने थिएटर के थ्रू करूँ, चाहे मैं उनकी मदद अपने रेडियो के थ्रू करूँ। अमेजिंग, फैंटास्टिक, दैट्स सुपर्ब। वृंदावना, आप कमाल कर रही हैं। बहुत खूबसूरत मैसेज दिया आपने आज की जनरेशन के लिए। थैंक यू सो मच वृंदावना। तो दोस्तों, यहाँ तक थी मेरी और वृंदावना की गुफ्तगू। गौरतलब बात है, आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी, जहाँ पर हम सुबह एक 3 साल के बच्चे को उसके बिस्तर से खींच कर उसको निकालते हैं और उसको हिला डुला कर, नहला धुला कर, तैयार करके उसको स्कूल पहुँचा देते हैं, और फिर ख़ुद ऑफ़िस चले जाते हैं, दिन भर ऑफ़िस में अपनी मातापची करते हैं, फिर वापस आते हैं, बच्चे को स्कूल से लेते हैं, क्रश से लेते हैं, उसको घर लेकर आते हैं, फिर हम उससे वो सब करवाते हैं जो हम करना चाहते हैं। क्या हम कभी उस बच्चे से ये पूछ पाते हैं कि बेटा आप क्या करना चाहते हो? ना हमारे पास मौका होता है, ना हमारे पास फुर्सत होती है, और ना ही हम उस बात की ज़रूरत को समझते हैं। और फिर यही बच्चा, यही जो ज़िंदगी वह जी रहा होता है, जो आपकी दी हुई है, आपकी रेखाओं के घेरे में घिरी होती है, वह जिए जाता है। उसके अंदर बहुत से सवाल होते हैं, लेकिन उन सवालों को सुनने के लिए हम कान नहीं देते, क्योंकि हमें लगता है कि वह वो बनेगा जो हम चाहते हैं। हम उसकी सोचने और समझने की क्षमता को पूर्ण रूप से बंद कर देते हैं और उससे सिर्फ यह उम्मीद करते हैं तुमको वह करना है जो हमने कहा। हमने कहा आप इंजीनियर बनोगे तो आप इंजीनियर बनोगे, हमने कहा आप डॉक्टर बनोगे तो डॉक्टर बनोगे। क्या था, वृंदावना की माँ दिल से चाहती थी कि उनकी बेटी स्टेज आर्टिस्ट बने, वह थिएटर में काम करें। लेकिन आप ये देखिए, थिएटर में वृंदावना ने जिस तरह अपने आप को पूरी तरह झोंक दिया था, उसका अपना गुस्सा, अपनी खुशी, अपना द्वेष, अपना क्रोध, सब कुछ वही निकलता था। और फिर एक दिन लगा कि नहीं, यहाँ से निकलना है। जिस दिन हम उस लेवल पर पहुँचते हैं जब हमें ये लगता है हमें यहाँ से निकलना है, तो समाज हम पर एक लेबल लगा देता है कि यह बगावत है। ये बगावत नहीं होती है, यह अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से, अपने आयामों से जीने का
एक ऐलान होता है और इस ऐलान का सबको हक होता है। जिंदगी के मकसद को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, या फिर मैं ये कहूँ कि ज़िंदगी के मकसद को समझने के लिए हमें एक कुकून से बाहर निकलना होता है, और वह कुकून होता है हमारा कंफर्ट जोन। यह जो कंफर्ट जोन होता है ये हम अपने माता पिता के साथ गुजारते हैं। हम बहुत सेफ फील करते हैं, उनकी शरण में होते हैं, उनकी देख रेख में होते हैं। ठीक है, वह सब ज़रूरी भी है उस उम्र तक, और हम उस कंफर्ट जोन में जी रहे होते हैं। लेकिन उस कंफर्ट जोन में रहते हुए भी कहीं ना कहीं एक डर अपने अंदर होता है। वो डर ये कहता है कि नहीं, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम यह नहीं कर पाओगे। और फिर आप बहाने ढूंढने लगते हो। कुछ भी नया करने से पहले आप बहाने ढूंढने लगते हो। और ये बहाने क्यों बनते हैं? क्योंकि हम अपनी सोच पर दूसरों की सोच को हावी होने देते हैं। हम अपने दिमाग से सोच ही नहीं पाते, क्योंकि हमारे अंदर वो जो डर बन चुका है कि हम जिस कंफर्ट जोन से निकल के आए हैं उससे बाहर निकल कर अगर हम कुछ भी करेंगे तब वह हमको नुकसान ही देगा। फिर धीरे 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 हम उस फियर जोन से बाहर आकर लर्निंग जोन में पहुंचते हैं। लर्निंग जोन थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर इस लर्निंग जोन से पहले अगर हमने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बना लिया तो लर्निंग जोन कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स को डील करना, उनको हैंडल करना सीख जाते हैं, नए नए स्किल्स एक्वायर करते हैं, और अपने कंफर्ट जोन से पूर्ण रूप से हम बाहर आ चुके होते हैं। दोस्तों, एक बार जब हमने लर्निंग जोन को हासिल कर लिया तब फिर ग्रोथ नामुमकिन नहीं। फिर आप अपनी मंजिल तक हर हाल में पहुंचोगे। आपकी ज़िंदगी को एक पर्पस मिल जाएगा। आप अपने सपनों को जीना शुरू कर देते हैं। आप नए नए गोल्स अपने सेट करते हैं और अपने गोल्स को आप हासिल भी करते हैं। यही होती है एक खूबसूरत सी ज़िंदगी जिसको हम अपने कंफर्ट जोन से निकाल कर ग्रोथ जोन तक लेकर आते हैं। वृंदावना ने बहुत खूबसूरती से अपनी ज़िंदगी की कहानी हमको सुनाई। आज मैं खुद से एक वादा करता हूँ, और वह वादा ये है, अगर ज़िंदगी में कभी मुझे कोई ऐसा मिला जो मुझसे ये कहे कि समीर, मैं दर्द में हूँ, तो मैं उसके साथ कुछ लम्हे और गुजारने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, बहुत से लोगों से हम मिलते हैं ऐसे, वो दर्द में होते हैं, वो परेशानी में होते हैं, और कुछ लोग हमसे कह पाते हैं, कुछ हमसे नहीं कह पाते हैं, और कहीं ना कहीं हमारी वो जो एक अलग इंद्री है वो हमें जागरूक करती है, वो हमें जगाती है, और वो हमसे ये कहती कि देखो वह परेशानी में है, उसकी मदद करो, उसके पास पहुँचो। और उसके पास पहुँचकर हमें ये नहीं कहना है कि यार मुझे मालूम है तेरे साथ क्या चल रहा है। मत बोलो ये झूठ, ये झूठ मत बोलिए दोस्त, क्योंकि आप बिल्कुल नहीं समझ सकते वह किस दौर से गुजर रहा है। उसके आसपास रहिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। वो हंसे तो उसके साथ हंसिए, वो रोए तो उसके साथ रोइए। बस उसको अपना सर रख कर रोने के लिए अपना कंधा दीजिए। अकेलापन, मायूसी, तन्हाई, इससे बड़ी बीमारी कोई और नहीं। डिप्रेशन इज़ अ प्रिजन वेयर यू आर बोथ द सफरिंग प्रिजनर एंड द क्रूअल जेलर। डिप्रेशन वह कैद है जहाँ पर वह तकलीफ़ें झेलता हुआ कैदी भी आप हैं, और आप पर अत्याचार करता हुआ वह जेलर भी आप हैं। जब यह सारी भूमिकाएं आप ही निभा रहे हैं तब इस परेशानी का समाधान भी आप ही को निकालना है।
खुद से सवाल कीजिए, आपको जवाब मिलेंगे। सवाल करते रहिए, आपको जवाब मिलते रहेंगे। और जवाब नहीं मिल रहे हैं तो वो जवाब खुद ब खुद आपको ढूंढ लेंगे। अपना ख्याल रखिए। मेरी इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्ते।